अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज पढ़ना है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। पहले हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ चुके हैं और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा रेजोनेंस इफ़ेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। बहुत थोड़ी सी हमारी बात हुई थी, तो उसमें रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो हमने पढ़ा था उसी को ही हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। उस दिन मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के नाम से पढ़ा था, तो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज ना हो। रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट सेम चीज़ है, ठीक है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होता है कि द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन accompanied by a corresponding increase at another position by movement of pi electron is called resonance effect। हमने कहा था कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है या फिर लोन पेयर जहाँ पे इन्वॉल्व होगा और उस लोन पेयर को अपने नेबर में कोई पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड या पी ऑर्बिटल मिल जाए तो वो वहाँ से डीलोकलाइज हो जाता है, वो रेजोनेंस इफ़ेक्ट शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, ये देखें, ये है इथाइल क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड की है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास Cl है, इसके ऊपर लोन पेयर है और इसके नेबर में ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेट कर सकता है या डीलोकलाइज हो सकता है यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ, जैसे यहाँ पे एरो के साथ दिखाया गया है आपको। ये वाला जो एरो है इसका लोन पेयर डीलोकलाइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो अब कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। जब वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cl ने अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट किया था, वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज, मींस कि हमारे पास एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो रेजोनेंस जो है वो यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक जगह पे इंक्रीज़ होना और दूसरी जगह पे डिक्रीज़ होना बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रेजोनेंस इफ़ेक्ट, ठीक है। इसी को हम मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे पाई ऑर्बिटल्स जो है पाई बॉन्ड आपस में डीलोकलाइजेशन में होंगे वहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगी। जहाँ पे लोन पेयर और जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है वहाँ पे भी हमारे पास डीलोकलाइजेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने इसके कुछ रूल्स पढ़ने हैं रेजोनेंस के, कि रेजोनेंस का रूल्स कहाँ कहाँ पे इनका हमने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए या रेजोनेट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला है कि ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी बोनाफाइड लिवस स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो रेजोनेट होके डीलोकलाइज होके डिफरेंट टाइप के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, जैसे ये एक और ये दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं इथाइलिन क्लोराइड के, तो क्या होता है इनको फॉलो करना चाहिए लिवस स्ट्रक्चर को। लिवस स्ट्रक्चर हमने देखा था कि जो एटम जितने बॉन्ड बना सकता है, जितनी उसकी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। ये क्या कहता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कहता है कि एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन क्या है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वो कह रहा है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? सिंपल NH3 की एग्जांपल लो आप, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक जो होता है वो लोन पेयर बी होता है, ठीक है। ये लोन पेयर जहाँ कहीं इसको ज़रूरत पड़ती है ये डोनेट कर देता है। सपोज़ यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, इसने इसको डोनेट करना है और NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। तो लिवर स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करता है कि नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। 3 वो अपनी उसकी नॉर्मल वैलेंसी से जो हाफ फील्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक बनता है इस लोन पेयर से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ये लिवर स्ट्रक्चर को फिर फॉलो करता है।
इसी तरह से 3 बनाएंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन भी नॉर्मली 2 बनाएगा और एक क्या करेगा, लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए बनाएगा। इसी तरह से हेलोजेंस क्या हैं वो भी 2 बना सकते हैं, एक नॉर्मल वैलेंसी के साथ और एक लोन पेयर को यूज़ करते हुए। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इन्होंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिए गए हैं और कुछ इनमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये लिवर स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है इन्होंने कार्बोक्सिलेट आयन दिया है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इस प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ऑक्सीजन पे छोड़ जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या कर रहा है, ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेट कर रहा है क्योंकि इसको अपनी नेबरिंग में एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। ये दोनों डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अंदर डीलोकलाइज होके एक इस तरह का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए अब इस ऑक्सीजन ने डीलोकलाइज किया अपना इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे अब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसने डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अब इसमें ऑक्सीजन में देखें, दोनों केसेस में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये एक बॉन्ड बना रही है लेकिन एक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिवर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है। ये साइड वाला जो ऑक्सीजन है ये 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नॉर्मल है कि जो लिवर स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन को देखें तो कार्बन भी हमारे पास 2, एक 3 और एक 4 बॉन्ड बना रहा है और लिवर स्ट्रक्चर कहता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये इस लिवर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये इसको देखें तो ये भी लिवर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये लिवर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। लेकिन कार्बन को देखें, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहते हैं कि कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए ये हमारा लिवर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, तो ये हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस में कि 2 ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे इस जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज़ करके इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज़ किया था तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन देखें 2 और एक 3 बॉन्ड बना रहा है। लिवर स्ट्रक्चर कहता है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है हमारे पास कि हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव चार्ज को अंदर डीलोकलाइज करवाया, ये वाला बॉन्ड इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में शिफ्ट कर दिया, जैसे ये यहाँ पे है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को देखें 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये लिवर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, जबकि लिवर स्ट्रक्चर कहता है कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये लिवर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, आप उसकी भी डीलोकलाइजेशन देख सकते हो। नेक्स्ट इसका रूल है, वो कह रहा है कि द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड में डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट होंगे जस्ट इनकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। जहाँ पे हमारा एटम अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये इसकी एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास कार्बोनाइल है, इसके साथ वाली जो कार्बन है ये एसिडिक कार्बन है, इसका जो प्रोटॉन है ये क्या होता है, ये यहाँ पे रिमूव होके नेगेटिव चार्ज छोड़ देता है इस कार्बन के ऊपर। ये यहाँ से जब रिमूव होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज होता है, ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट कर देता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
तो ये जो इस हाइड्रोजन ने H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से लीव किया था, वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। देखें अब ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से इसने अपनी पोजीशन चेंज करके ऑक्सीजन के पास चला गया, जैसे ये यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे एक एटम की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके चेंज होने के साथ साथ हमने पढ़ा है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वही होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी, एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम फॉर ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, उनके लिए सब के लिए सेम होने चाहिए। 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड अप हैं, ठीक है। अगर इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम देखें, ये इस बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इस बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरी पोजीशन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें भी ये दोनों के दोनों पेयर्ड अप हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकंड इसका जो कंट्रीब्यूटिंग नेक्स्ट ये वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखें, इसमें इन्होंने क्या किया है कि हाफ ऑफ बॉन्ड शिफ्ट किया है, यहाँ से हाफ इधर से आया, हाफ इधर से आया, मतलब रेडिकल बना दिया। अब एक अनपेयर्ड यहाँ पे, एक अनपेयर्ड यहाँ पे, ठीक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें सेम है, कोई भी नहीं है, ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रियल मालिक्यूल और एक्चुअल मालिक्यूल जो होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जैसे देखिए अब हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, एक ही मालिक्यूल का डिफरेंट टाइप के, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी हों। उनमें से जो एक्चुअल मालिक्यूल होता है वो इन तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। तमाम उन हाइब्रिड इस सेंस में कह लो कि जो उन सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्चुअल मालिक्यूल सारी की सारी शो कर रहा होता है। तो इसलिए हम एक्चुअल मालिक्यूल को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन सब का मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पे हम बेंजीन की एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी हाइड्रोजनेशन अगर हम चेक करें, इसको हमने कंपेयर करना होता है सिंगल एल्कीन के साथ। ये एक साइक्लोहेक्सीन है, एक ही डबल बॉन्ड है इसमें। तो ये जब हाइड्रोजनेशन होती है, मीन्स हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो ये -120 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बेंजीन में 3 बॉन्ड हैं, तो इसकी जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे, इसको 3 टाइम्स एनर्जी करनी चाहिए। -120 इंटू 3 को अगर हम करेंगे तो 360 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसको रिलीज़ करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जब ये रिलीज़ करता है तो ये सिर्फ 208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का अगर हम एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है, इन दोनों का डिफरेंस लें तो 152 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आ रही है। जितनी ये एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इट मीन्स हमारा मालिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। देखिए इतनी उसको रिलीज़ करनी, उसने रिलीज़ कितनी की, 208। इट मीन्स कि बेंजीन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मालिक्यूल है। इसकी इतनी स्टेबिलिटी है कि देखिए इसकी एनर्जी कम है, हम कहते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है वो मोर स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब हमने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर 3 डबल बॉन्ड हो तो उसकी एनर्जी 360 होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन की तो 360 नहीं है, उसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब है कि ये बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मालिक्यूल है। ये स्टेबल क्यों है, ये जो रेजोनेट करते हैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इनके दरमियान में रेजोनेंस होती रहती है। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसके इतने सारे जो हम ड्रा करते हैं, ठीक है, इसकी रेजोनेंस, इस एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ये यहाँ पे इनका जो है डायग्राम की फॉर्म में भी शो किया गया है कि एक एटम जब इन्वॉल्व होगा तो 120, जब दो होंगे 120, जब दो होंगे तो 243 होंगे तो 360, जबकि ओरिजिनल जो एक्चुअल मालिक्यूल है बेंजीन का वो जस्ट 208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है।
नेक्स्ट हमारे पास आल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डोंट कंट्रीब्यूट इक्वली एक्सेप्ट व्हेन फॉर्म आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो ड्रा किए गए हैं। इसमें हमने देखना है कि किसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है और किसका माइनर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन की एग्जांपल दी है। ये डीलोकलाइजेशन हो रही है, एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव। ये अगर इस ट्रैक्शन में डीलोकलाइज हो रही है तो ये, अगर हम इसको रिवर्स करने के ये जो है बॉन्ड डीलोकलाइज करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो इस जगह पे नेगेटिव, इस जगह पे सॉरी पॉजिटिव और इस जगह पे नेगेटिव, दोनों पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन है। हम कहते हैं कि इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है और ये माइनर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो मोर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर होगा। इसी तरह ये बेंजीन जो है, ये दोनों के दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन है, इनकी इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि दो स्ट्रक्चर विच हैव मोर कोवलेंट बॉन्ड आर जनरली मोर स्टेबल देन दोज विद फ्योर बॉन्ड। ठीक है, अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा हैं वो मोर स्टेबल होगा। ये हमारे पास एक 1,3-ब्यूटाडाइन का ही स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें देखें, सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड चेक कर लें। यहाँ पे 2, 1 और ये टोटल 5 क्या है कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे 2, 3, 4 4 कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3 जस्ट 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे कितने थे, 4 थे और यहाँ पे 5। इट मीन्स कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मोर कोवलेंट बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है और इसकी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। इसीलिए ये मेजर कंट्रीब्यूशन, ये माइनर कंट्रीब्यूशन और ये नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन। क्यों नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेपरेशन ज़्यादा है। जहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं। चार्जेस की सेपरेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया इस स्ट्रक्चर में, तो ये क्या कर देगा, इसको हाईली अनस्टेबल बना देगा। तो हम कहेंगे इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट यही पॉइंट है कि जिसकी चार्जेस की सेपरेशन ज़्यादा होगी वो मोस्टली, हाँ, वो मोस्ट अनस्टेबल होगा। ठीक है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी माइनर होगी। लेकिन हमारे पास एक ये चीज़ है कि जहाँ पे हमारा कोवलेंट बॉन्ड सेम होगा, कोवलेंट बॉन्ड सेम है, यहाँ पे 2, 3, 4 कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे 1, 2 और ये यहाँ पे भी 4 कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड सेम है। अब हम चार्जेस की सेपरेशन देखनी है। ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी कम हो गए थे और चार्जेस की सेपरेशन भी बढ़ गई थी, इसलिए इसकी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल थी। इस केस में अगर चार्जेस की सेपरेशन कम थी तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक कम हो गया था इसके मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे दोनों में कोवलेंट बॉन्ड सेम है, जस्ट यहाँ पे क्या है, चार्जेस की सेपरेशन है। तो हम इसकी कंट्रीब्यूशन को इतना नेग्लिजिबल नहीं कर सकते जितना ये थे। ठीक है, ये दोनों, इसकी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये कुछ बताए हुए हैं, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए गए हैं। हमें पता है कि जो एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन NH2, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर रेजोनेट कर सकता है बेंजीन के साथ क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ये इसकी डिग्लिकोलाइजेशन में हो सकता है। ये जब मैंने आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन दिया था तो मीज़ोमेरिकली जो डोनेटिंग थे और जो मीज़ोमेरिकली विड्राइंग थे, दोनों के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रा करके बताए थे कि किस तरह से हमने ड्रा करना है। तो ये सारे वही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे कोई चार्जेस की सेपरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन है। यहाँ पे सभी केसेस में कोवलेंट बॉन्ड के नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन 3 केसेस में चार्जेस की सेपरेशन है, इनमें नहीं है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन मेजर होगी, इनकी सिग्निफिकेंट होगी, नेग्लिजिबल नहीं होगी। इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगी। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन का केस है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट है हमारे पास के स्ट्रक्चर विद लाइक चार्जेस ऑन द सेम एटम और ऑन टू एडजेसेंट एटम आर हाईली अनस्टेबल। अच्छा जी, जिनका सेम चार्जेस वाले होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल मिथाइल अजाइड की दी गई है, ये वाला, ठीक है। ये इन्होंने ज़रा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसका गलत ड्रा किया है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मिड वाला जो नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज होता है, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सेकंड उन्होंने एक ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रा किया है, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ, ठीक है। तो ये वाला जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये हाईली अनस्टेबल होगा, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम जस्ट इस वाले कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम दो दो उस पर चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल दैन दोज इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए और एक हमारे पास एक ऐसा एटम हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जैसे कार्बन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, सेम स्ट्रक्चर में हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा हो कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए और एक ऐसा बन रहा हो जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, जैसे ये दोनों बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन हो रही है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे ये इसकी रिवर्स डीलोकलाइजेशन हो रही है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जबकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तब ये जो सिचुएशन है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव चार्ज अपने पास रखना पसंद करता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये जो होगा ये इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, इसकी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगी। हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इसी तरह से ये हमारे पास बेंजीन की कुछ स्ट्रक्चर दी हुई हैं, ये कुछ कैक्यूल स्ट्रक्चर हैं, ये दीवार स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों केसेस में देखें तो तीनों जो डबल बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। इसमें देखें तो दो जो डबल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ तो सेम है, जो मिड वाला बॉन्ड लेंथ है उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज है बाकी दोनों से। तो हम कहेंगे इन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है ये माइनर है, जस्ट 7% कंट्रीब्यूशन होता है। ये कैक्यूल स्ट्रक्चर का इसीलिए मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि वो वाला कंपाउंड जिसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा ड्रा कर सकें वो मोर स्टेबल होता है, जैसे नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन के 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, नाइट्राइट आयन के जस्ट 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसके 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल है और ये मोर एसिडिक होगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आई थिंक आप लोगों को ड्रा करने आ गए हैं, आप लोग इसको ड्रा करके देख सकते हैं। इसी तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रोटॉन लीव करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो है कार्बोक्सिल के ये प्रोटॉन लीव कर देगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा इस तरह से। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जब इसने लीव किया तो ये रेजोनेट करेगा इस कार्बोनाइल के साथ, ये कंट्रीब्यूटिंग इसका स्ट्रक्चर है। इसको ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो रहा है इसकी डीलोकलाइजेशन के साथ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल में देखें ये इसने बेस ने प्रोटॉन ले लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसके पास इसके नेबर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है जहाँ पे ये डीलोकलाइज होकर ख़ुद को स्टेबल कर ले, ठीक। तो ये रीज़न होती है हमारे पास कि अल्कोहल जो होता है लेस एसिडिक होता है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर मोर देन 2 एडजेसेंट एटम इज़ मैक्सिमम इफ़ दीज एटम आर इन वन प्लेन। सिर्फ उन्हीं बॉन्ड के दरमियान में डीलोकलाइजेशन होगी जो कि सेम प्लेन में होगी। ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें ये और ये से एक प्लेन में है और ये दोनों क्या हैं, एक प्लेन में है। अब यहाँ से हमें लगता है कि ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन में है, शायद डीलोकलाइजेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इनका जो पी ऑर्बिटल और इनके जो पी ऑर्बिटल हैं ये पैरेलल नहीं होते,
ठीक है। इनको बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है। जहाँ पे पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब वो पैरेलल हो। यहाँ पे सेम प्लेन में नहीं है ये वाला और इस तरह से ये दोनों बॉन्ड, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है रेजोनेंस कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग उसको पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम हाइपर कंजुगेशन वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।